हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एचएपी फर्स्ट के पहले यूनिट का आखिरी टॉपिक जो है एनिमल टिश्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनकी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है वो सेम होती है और एक साथ मिलकर ये फंक्शन करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडीज़ की जो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ है, यानी कि बहुत सारे जो फंक्शंस ह्यूमन बॉडी करती है उनको ये परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ हार्ड हो सकते हैं जैसे कि बोन में, सेमी सॉलिड हो सकते हैं जैसे कि फैट जो होता है हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है, यहाँ तक कि ये लिक्विड भी होते हैं जैसे कि ब्लड। तो ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो होमियोस्टेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ये फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्ट, कम्युनिकेशन अमंग सेल्स एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज़। तो बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं टिश्यूज़ परफॉर्म करती है जिनकी वजह से बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है। तो बॉडी में प्रेजेंट जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे बॉडी टिश्यूज़ को हम लोग 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। तो ये बॉडी सरफेसेस को कवर किए रहता है, हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज़ और डक्ट्स में ये पाए जाते हैं और हमारे बॉडीज़ में जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका भी फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यूज़ करता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी और इनके ऑर्गन्स को। तो जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे ऑर्गन को एक दूसरे से बाइंड करते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं एज अ फैट और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जितने भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो ये फिजिकल फोर्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर के लिए, मूव करने के लिए, उनको ये प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में जो हीट होती है उनको भी ये जनरेट करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ की बात करें तो ये जितने भी हमारे बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, वो उनको डिटेक्ट करते हैं और एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होता है हमारे नर्वस सिस्टम में उनको ये जनरेट करते हैं जो हमारे मस्कुलर कंट्रैक्शंस को और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को एक्टिवेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं? ये जुड़े होते हैं सेल जंक्शन से। हम लोगों ने सेल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सेल जंक्शंस के बारे में और सेल सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 5 टाइप्स के जो सेल जंक्शंस होते हैं जैसे कि टाइट जंक्शंस, एडेरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। तो जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कुछ मसल सेल्स और नर्व सेल्स होती हैं, वो टाइटली जॉइंड होते हैं ताकि वो फंक्शनल यूनिट को क्रिएट कर सकें। सेल जंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टिश्यू सेल्स के बीच की, यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़े रहते हैं सेल जंक्शंस के थ्रू। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो ये सेल्स के कंटिन्यूअस शीट्स में अरेंज्ड होने से बनते हैं, चाहे वो सिंगल या मल्टीपल लेयर से बना हो। एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत सारे सेल जंक्शन से टाइटली बाइंड होते हैं और इनके साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ी होती है उनके बीच में बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती है पूरे बॉडी में कवरिंग्स और लाइनिंग बनाती हैं। ये किसी भी दूसरे टिश्यूज़ से कवर नहीं होती हैं, इस वजह से इनके जो सरफेस होते हैं वो फ्री होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला होता है ये सिलेक्टिव बैरियर्स की तरह काम करते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस को हेल्प करते हैं। सिक्रेटरी सरफेसेस जो रिलीज़ करती हैं हमारे सेल्स के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्री सरफेसेस पे रिलीज़ करवाने का काम करते हैं। ये प्रोटेक्टिव सरफेस की तरह ये हमारे बॉडी पे जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है और जो एब्रेसिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको रेजिस्ट करने के हेल्प करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की खुद की नर्व सप्लाई होती है, लेकिन ये एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर का मतलब होता है इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स इनके लिए न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं और इनके वेस्ट को रिमूव करते हैं, वो इनके एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होता है बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करता है हमारे बॉडी में।
इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। इन एडिशन एपिथेलियल टिश्यूज कंबाइंस विथ नर्वस टिश्यू, यानी कि जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं एपिथेलियल वाली, वो नर्वस टिश्यूज से कंबाइन होती हैं और स्पेशल ऑर्गन्स के लिए स्मेल, हियरिंग, विजन और टच का काम करती हैं। तो बॉडी में प्रेजेंस के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड द सेकेंड वन इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम हमारे स्किन के और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स, डक्ट्स एंड बॉडी कैविटीज़ के इनर लाइनिंग को भी फॉर्म करता है। हमारे कुछ सिस्टम्स के जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटीरियर को भी ये फॉर्म करने का काम करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये जितने भी हमारे ग्लैंड के सिक्रीशन पोर्शन होते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, उनको ये फॉर्म करता है। हमारे बॉडी में दो टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको भी बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे जो सेल्स के लेयर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और शेप्स ऑफ द सेल्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू लेयर्स, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ द सेल्स की बात करें तो इसमें स्क्वामस सेल्स आते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स आते हैं, कॉलमर सेल्स आते हैं और ट्रांजिशनल सेल्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लेयर के अकॉर्डिंग सेल्स कैसे टिश्यूज़ को फॉर्म करती हैं और सेल शेप्स के अकॉर्डिंग टिश्यूज़ कैसे फॉर्म होती हैं। यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमर जो सेल्स होते हैं वो ऐसे फॉर्म होते हैं। सिंपल एपिथेलियम को भी हम लोग फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमर एपिथेलियम, या इन्हें हम लोग नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम, जिन्हें हम लोग नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जियो किरेटिनाइज्ड और नॉन किरेटिनाइज्ड में भी फर्दर क्लासीफाई होते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की या सिंपल एपिथेलिया। एपिथेलियम कहने का मतलब होता है एक टिश्यू और एपिथेलिया कहने का मतलब होता है बहुत सारे टिश्यूज़। तो ये सिंगल सेयर की थिक लेयर होती हैं। इनमें सेल्स जो होते हैं थिन यानी पतले और चपटे सेल्स से लेके इनमें लंबे और कॉलम सेल्स भी पाए जाते हैं। इनके जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं वो डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और सिक्रीशंस होते हैं। कुछ सेल्स में सीलिया होते हैं जो सेल सरफेस पे पाए जाते हैं और कुछ मूवमेंट करते हैं मटेरियल्स का अक्रॉस द सेल सरफेस। और बाकी सब सेल्स में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो सिंपल एपिथेलियम के सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। तो ये फ्लैटेंड इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं, मतलब कि ये चपटे होते हैं और इनका जो शेप होता है सेल्स का वो इरेगुलर होता है, मतलब किसी भी शेप के होते हैं। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ओवल या स्फेरिकल होते हैं। इनकी जो सेल्स होती है वो थिन होती है और न्यूक्लियस जो होते हैं वो चपटे दिखते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होता है। ये बेसिकली लंग्स के पल्मोनरी एल्वियोलाई में पाए जाते हैं और किडनी के कुछ पोर्शंस को बनाते हैं। ये एंडोथीलियम यानी कि जैसे कि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। मीजोथीलियम जैसे कि विसरल ऑर्गन्स में आते हैं लंग्स, हार्ट और स्टमक एंड बॉडी कैविटीज़ में मीजोथीलियम का ये फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं सिंपल एक स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स का शेप होता है इरेगुलर होता है, ये फ्लैट होते हैं, थिन सेल्स की लेयर होती है और ये जो न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं वो स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं। दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो ये सिंगल लेयर होते हैं टाइटली फिटेड क्यूब शेप्ड सेल्स की।
यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्ड के होते हैं और टाइटली फिटेड होते हैं। सेल्स की जो वाइड्थ होती है और हाइट होती है वो इक्वल होती है। इनमें जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो राउंड होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का होता है। ये ओवरीज के सरफेस पे, किडनीज के ट्यूब्यूल्स में, सेलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाए जाते हैं और पैंक्रियाज में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो क्यूब शेप की दिख रही हैं हमें, और जो न्यूक्लियस है वो राउंड ओवल है। और ये जो सेल्स का शेप है और इनकी जो साइज़ है वो लगभग इक्वल है। बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जो है सिंपल कॉलमर एपिथेलियम। तो इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो टॉल और कॉलमर होती हैं, यानी कि कॉलम का फॉर्मेशन करती हैं। बहुत सारे सेल्स की जो हाइट होती है वो साइड पे डिपेंड करती है और टिश्यूज़ के फंक्शन पे डिपेंड करती है। ये नॉन सिलिएटेड होते हैं, मतलब कि इनमें सीलिया नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस जो होता है बेसल होता है और ओवल इन शेप होता है। इनका मेजर फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होते हैं। इनमें गॉबलेट सेल्स भी होती है जो स्कैटर्ड होता है। यहाँ पे माइक्रोविलाई भी पाई जाती है जो गाल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती है। स्टमक से लेके एनल कैलान में, गाल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन्स में, सर्विकल कैनाल ऑफ यूटरस के इनसाइड वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग सिंपल कॉलमर एपिथेलियम का। यहाँ पे सेल्स जो है वो कॉलम्स बनाती हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो ओवल शेप्ड के होते हैं और बेसल होते हैं, मतलब कि सेल्स के नीचे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम के बारे में। तो यहाँ पे भी जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो टॉल और कॉलमर होती हैं। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब्स और अपर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ये एपिथेलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है वेव लाइक मूवमेंट्स, जो सब्सटेंस या मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इनमें भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बेसल होता है। अब बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड कहने का मतलब होता है इनमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये नॉट मल्टी लेयर होते हैं, यानी कि स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। ऐसा लगता है कि इसमें मल्टी लेयर है, लेकिन कई कई जगह पे ये एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। इनमें गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं। ये सिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका मेजर फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड सिलियरी मूवमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम का। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो लेयर में हम लोग को दिख रही हैं, लेकिन कई कई जगह पे लेयर्स एब्सेंट हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं और ये कॉलम्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एपिथेलियम के बारे में, जो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये सेल्स के दो या दो से अधिक लेयर्स से मिलकर बना होता है। इनमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन बहुत ही पुअर होता है। इनका जो प्राइमरीली प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है वो रैपिड सेल डिवीजन से इन्हेंस हो जाता है। इन्हें हम लोग सेल्स के सरफेस लेयर के शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। तो यहाँ पे जो सेल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनके नंबर्स वेरिएबल होते हैं, और ये जो सेल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो चपटे दिखते हैं सरफेस पे। डीपेस्ट लेयर्स में माइटोसिस प्रोसेस होती है। न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल्स जो होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं पहले के जो ख़राब सेल्स हो जाती हैं उनको। ये किरेटिनाइज्ड और नॉन किरेटिनाइज्ड में क्लासिफाइड होते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्हें दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे पहले देखते हैं किरेटिनाइज्ड के बारे में। तो जो फ्यू आउटर लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो रिप्लेस कर देते हैं अपने साइटोप्लाज्म को एक हार्ड वाटर प्रूफ प्रोटीन से। यहाँ पे जो सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं
वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती हैं। यहाँ पे स्किन के जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारी स्किन के सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फॉर्मेशन करती है। इसीलिए इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस को और मैकेनिकल इंजरी से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बात करें तो इनमें कोई भी केराटिन नहीं प्रेजेंट होता है, और इनके जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं उस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पे केराटिनाइजेशन प्रोसेस यानी कि केराटिन नहीं पाया जाता है। ये कॉर्निया में, माउथ में, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, वेजाइना, सर्विक्स के इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इंजरी के। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। तो यहाँ पे सेल्स जो हैं लेयर्स में प्रेजेंट हैं, और केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम में एक वाटरप्रूफ प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट है, जबकि नॉन केराटिनाइज्ड में वो केराटिन प्रेजेंट नहीं है। हम लोग देख सकते हैं नॉन केराटिनाइज्ड जो है ओइसोफेगस और वेजाइना में प्रेजेंट होता है, और ये केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरे टाइप के बारे में बात करें जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये रेयर होता है। इनमें जो सेल्स होती है वो क्यूब शेप्ड की होती हैं। कॉमनली जो सेल्स होती हैं वो 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये लार्जर डक्ट्स यानी कि जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट डक्ट्स होती हैं उनका प्रोटेक्शन करती हैं। ये स्किन के स्वेट ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट के मेमरी ग्लैंड्स में और माउथ के सेलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम के बारे में। तो इनमें जो सेल्स पाई जाती है वो कॉलम शेप्ड की होती हैं। इनका मेजर फंक्शन सिक्रीशन और प्रोटेक्शन होता है। ये सेलेवरी ग्लैंड्स के पास में पाई जाती हैं। ये सेलेवरी डक्ट, गॉबलेट सेल्स जो सेल्स के बीच में पाई जाती हैं उनका प्रोटेक्शन करती हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब वॉस डिफरेंस में भी पाई जाती है, जहाँ पे ये प्रोटेक्ट करती हैं और ग्लैंड से सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। इंटेस्टाइनल के वॉल में भी ये पाई जाती हैं। इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और पैथोजेंस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। तो ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह ही होती हैं, बस इनकी जो सरफेस सेल्स होती हैं वो लार्ज और राउंड होती हैं। इनमें स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है। ये मेनली यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती हैं। इनके जो सरफेस सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं। इनकी जो इंटरमीडिएट जोन होते हैं यानी कि जो बीच के 2 से 4 सेल्स की लाइनें होती हैं वो पेयर शेप्ड की होती हैं। इनका जो बेसल लेयर होता है वो क्यूबॉइडल होता है। ये जब रिलैक्स होती हैं तो इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप में दिखते हैं, और जब ये टेंस्ड यानी कि स्ट्रेस्ड में होती हैं तो इनके जो सेल्स होते हैं वो स्क्वैमस शेप्ड में दिखते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड टाइप के होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ट्रांजिशनल वर्ड जो आता है एपिथेलियम का वो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्ट्रेचिंग के कारण इसको दिया गया है, क्योंकि इस यूरिनरी ट्रैक्ट में फ्लूइड प्रेशर का डिफरेंस हो सकता है। ये यूरेटर्स, यूरेथ्रा और ब्लैडर के इनर वॉल में पाई जाती हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कुछ नॉर्मल सेल्स हैं जो ऊपर की तरफ होती हैं, सरफेस सेल्स लार्ज और ओवॉइड्स टाइप के होते हैं। बीच में आते हैं फिर ट्रांजिशनल सेल्स, और फिर स्ट्रेच ट्रांजिशनल सेल्स जो स्ट्रेच हो जाती हैं हमारे सेल्स, तो ऐसी दिखती हैं। अभी तक हम लोगों ने एपिथेलियम के सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टाइप के बारे में बात की। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के बारे में जो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो बॉडीली प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करती हैं। इन्हें हम लोग सिंपली ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मोस्टली हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कंसीडर करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं सिंपल और कंपाउंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में। तो सिंपल को भी आगे क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आते हैं ट्यूबुलर, ब्रांच्ड ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूबुलर, एसिनार और ब्रांच्ड एसिनार। जबकि कंपाउंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में आते हैं ट्यूबुलर, एसिनार और ट्यूबुल
ट्यूबुलोएसिनार। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो इनमें जो सेल्स पाई जाती है वो सिंगल टाइप की होती हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स। इनमें मॉडिफाइड कॉलमर सेल्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के इनर वॉल में पाई जाती हैं। इनका मेजर फंक्शन जो होता है लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ये सिक्रेटरी सेल्स होती हैं और इनमें डक्ट्स भी पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग दो टाइप के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला डक्ट टाइप और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ देयर सिक्रेटरी यूनिट्स। तो डक्ट टाइप में भी हम लोग इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल जिन्हें हम लोग अनब्रांच डक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड जिन्हें ब्रांच डक्ट कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्रेटरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। ट्यूबुलर, इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एल्वियोलर या एसिनार, इनमें स्मॉल फ्लास्क लाइक सैक्स होते हैं। और ट्यूबुलो एल्वियोलर या ट्यूबुलो एसिनार, जिनमें ट्यूब लाइक और स्मॉल फ्लास्क लाइक सैक्स दोनों पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर के पहले टाइप के बारे में बात करें जो है सिंपल, तो उनमें आते हैं ट्यूबुलर। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है ब्रांच्ड ट्यूबुलर, इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यूटेराइन ग्लैंड्स आते हैं जो डाइजेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। कॉइल्ड ट्यूबुलर में स्वेट ग्लैंड्स आते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। एसिनार ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल्स ऑफ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, वो स्पर्मेटोजोआ के लिए प्रोवाइड करती हैं हेल्प। ब्रांच्ड एसिनार में सेबेशियस ग्लैंड्स आती है जो स्किन में पाई जाती हैं, ये स्किन की कंडीशन को मेंटेन करती हैं। फिर उसके बाद दूसरे टाइप के बारे में बात करें जो होता है कंपाउंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो इनमें सबसे पहले आते हैं ट्यूबुलर, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये मेल यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन का काम करते हैं। एसिनार टाइप के बारे में बात करें तो ये मेमरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ये इन्फेंट्स के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ट्यूबुलो एसिनार के बारे में बात करें तो ये सेलेवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं सिंगल ग्लैंड सेल्स होते हैं एपिथेलियम में, उनमें गॉबलेट सेल्स आते हैं। फिर आता है सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर, जिनमें स्टमक और कोलन में ये पाए जाते हैं। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर जो स्टमक के लोअर पोर्शन में पाए जाते हैं। सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में पाए जाते हैं। सिंपल एसिनार जो स्किन के सिबेसियस ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। फिर आता है सिंपल ब्रांच्ड एसिनार जो स्किन के सिबेसियस ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर जो ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। कंपाउंड एसिनार जो मेमरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार जो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, मेरोक्लाइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स और होलोक्राइन ग्लैंड्स। तो मेरोक्लाइन ग्लैंड्स ऐसे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे एक वाटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें जो सिक्रीशन होता है वो सेल के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है और इन्हें जब पिंच ऑफ किया जाता है तो ये डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ पूरे सिक्रेटरी सेल्स भी डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड्स। अभी तक हम लोगों ने टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में देखा। अब देखते हैं सेकंड टाइप के बारे में जो है कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये बॉडी टिश्यूज़ को एक दूसरे से बांधते हैं, सपोर्ट करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्केलेटल मसल्स को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एक स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व के प्राइमरी लोकेशन की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि एडिपोज या फैट टिश्यू। ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही मेन सोर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के जनरल फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो ये मेनली दो बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स। सेल्स के आउटसाइड में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बेसिकली सेल्स और फाइबर्स के बीच में पाए जाने वाले सब्सटेंस जिन्हें हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं और प्रोटीन फाइबर्स के से मिलके बने होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से रिलीज़ होते हैं और टिश्यूज़ की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्टिलेज और
बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं वो फर्म होते हैं, लेकिन ये प्लायबल होते हैं, जबकि बोन में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हार्ड होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ये बॉडी सरफेसेस पे नहीं पाए जाते हैं और इनमें वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बारे में बात करें तो इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया गया है फाइब्रोब्लास्ट्स, एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, ब्लड वेसल्स, कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस, प्लाज्मा सेल्स, इलास्टिक फाइबर्स, न्यूट्रोफिल्स, कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल्स, इयोसिनोफिल, फाइब्रोब्लास्ट्स और रेटिकुलर फाइबर्स को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। ये मेजर टू कंपोनेंट से बना होता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस और फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंसेस सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो पाए जाते हैं, और ये फ्लूइड हो सकते हैं, सेमी फ्लूइड हो सकते हैं, जिलेटिनियस हो सकते हैं और कैल्सिफाइड हो सकते हैं। ये सेल्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें एक दूसरे से बाइंड करके रखते हैं, इनमें वाटर का स्टोरेज भी होता है और ये एक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी सहायता से ब्लड और सेल्स के बीच में जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, माइग्रेट करते हैं, प्रोलिफेरेट होते हैं और शेप चेंज करते हैं, और ये कैसे अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाइबर्स के बारे में बात करें तो फाइबर्स सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में धंसे हुए होते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो इन्हें 2 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ में मेसेनकाइम आते हैं और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जबकि मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़ में को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज़, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। इनका दूसरा टाइप होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, जिनमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं। तीसरा टाइप के बारे में बात करें तो जो होते हैं कार्टिलेज, ये इन्हें भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। चौथा टाइप होता है बोन टिश्यूज़। पांचवा टाइप होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़, जिनमें 2 टाइप होते हैं ब्लड टिश्यूज़ एंड लिम्स। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो ये एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। इनमें हम लोग देख सकते हैं कि मेसेनकाइम जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें ग्राउंड सब्सटेंसेस, मेसेनकाइमल सेल्स के न्यूक्लियस और रेक्टिकुलर फाइबर्स को हम लोग इजीली देख सकते हैं। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में देखा जाए तो ये फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज में अब हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये कोलेजन फाइबर्स और बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलकर बने होते हैं। कोलेजन फाइबर्स ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये लॉन्ग बोन्स के एंड पे, एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स पे, नोज़ में, लैरिंक्स के पार्ट्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब्स में और एम्ब्रियोनिक और फीटल स्केलेटन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं स्मूथ सरफेसेस को ताकि ये मूवमेंट कर सके जॉइंट पे, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज के दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो जो होता है फाइब्रो कार्टिलेज, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स के बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स बिखरे रहते हैं, उनसे ये मिलके बने होते हैं। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हिप बोन होता है वो एंटीरियरली जॉइन होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डिस्क पाई जाती है उनके बीच में पाया जाता है। मेनिस्की यानी कि कार्टिलेज पैड्स ऑफ नी, घुटने के बीच में कुछ कार्टिलेज पैड्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ये होते हैं। और टेंडॉन्स के पोर्शंस में पाए जाते हैं जो कार्टिलेज में इंसर्ट होते हैं। इनके मेजर फंक्शंस सपोर्ट और फ्यूजन होते हैं। तीसरे टाइप के बारे में बात करें जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स जो एक दूसरे से मिलकर थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ये लैरिंक्स के सबसे ऊपरी पार्ट के लिड पे पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर के पार्ट में भी ये पाए जाते हैं जिन्हें ऑरिकल कहा जाता है, और ऑडिटरी ट्यूब्स में भी पाए जाते हैं। इनका मेजर फंक्शंस जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है और शेप को मेंटेन करना होता है।
अब बात करते हैं बोन टिश्यू के बारे में। तो हमारे बॉडी में दो टाइप के बोन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज़ और स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज़ ऑस्टियन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हावर्सियन सिस्टम भी कहा जाता है। इन्हें हम लोग एक सिंपली फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज़ के। इनमें लैमिली, लैकुनी, ऑस्टियोसाइट्स, कैनालिकुली एंड सेंट्रल कैनाल्स भी पाए जाते हैं। जबकि स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ में थिन कॉलम्स होते हैं, जिन्हें ट्रेबिकुली कहते हैं। ट्रेबिकुली के बीच में जो स्पेसेस पाए जाते हैं, उनमें रेड बोन मैरो फील्ड होते हैं। ये बोन कॉम्पैक्ट टिश्यूज़ और स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट्स ऑफ बोन्स में पाए जाते हैं। इनका मेजर फंक्शन होता है सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन, स्टोरेज। चूँकि यहाँ पे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ यानी कि बोन मैरो पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे ब्लड फॉर्म होता है। ये लीवर की तरह भी काम करते हैं मसल टिश्यूज़ के साथ, जो इनेबल करता है मूवमेंट को। अब बात करते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, जिनमें आते हैं ब्लड। तो ब्लड जो होते हैं दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आते हैं, जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वीन्स। ये हार्ट के चैम्बर में भी पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फैगोसाइट्स को कैरी ऑन करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज में। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ब्लड का मेजर फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ब्लड बॉडी के हर एक सेल के अंदर पहुंचाना। ब्लड का अगर हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, और ब्लड प्लाज्मा। इन सभी से मिलके हमारा बनता है ब्लड। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ के बारे में, जो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये इलोंगेटेड सेल्स जिन्हें मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स कहा जाता है, उनसे मिलके बने होते हैं। ये एटीपी का यूज़ करते हैं ताकि फोर्स को जनरेट कर सकें। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं और हीट का जनरेशन करते हैं। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन और कुछ सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स के बेसिस पे मस्कुलर टिश्यूज़ को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्केलेटल मसल टिश्यूज़, कार्डियक मसल टिश्यूज़ और स्मूथ मसल टिश्यूज़। सबसे पहले स्केलेटल मसल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रिएटेड फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये यूजुअली अटैच होते हैं बोन से टेंडन की सहायता से। इनका फंक्शन होते हैं मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। कार्डियक मसल टिश्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो ये ब्रांच्ड स्ट्रिएटेड फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक या दो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई होते हैं। ये इंटरकलेटेड डिस्क से जुड़े रहते हैं। ये इनमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब कि इन पे हमारा बस नहीं चलता, ये अपने से काम करते हैं। ये हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। स्मूथ मसल सेल्स की बात किया जाए तो ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, मतलब कि बीच में ये मोटे होते हैं और किनारे होते पतले होते जाते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, मतलब कि इन पे हमारा बस नहीं चलता। ये आइरिस ऑफ द आइज में, हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के वॉल्स में, जैसे कि ब्लड वेसल्स, लंग्स के एयरवेज, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है मोशन करना, जैसे कि ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन, एयरवेज का कॉन्ट्रिक्शन, फूड्स का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में प्रोपल्शन, यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और गॉल ब्लैडर का भी कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं लास्ट टाइप के टिश्यूज़ के बारे में, जो होते हैं नर्वस टिश्यूज़। तो नर्वस टिश्यूज़ दो प्रिंसिपल टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है, और दूसरा न्यूरोग्लिया जिन्हें ग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं वेरियस स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिन्हें एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इन एक्शन पोटेंशियल्स को दूसरे न्यूरॉन्स में, मसल टिश्यूज़ में और ग्लैंड्स में। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो
3 बेसिक पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक सेल बॉडी और 2 सेल प्रोसेसेस यानी कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कि डेंड्राइट्स हैं, नर्व सेल्स में एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक्सॉन है। ग्लियल सेल्स के बारे में बात किया जाए तो ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, मतलब कि इनमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है। ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, सपोर्ट और प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में। सीएनएस और पीएनएस भी बहुत टाइप के ग्लियल सेल्स पाए जाते हैं।